स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो 21st सेंचुरी में हर एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम चाहता है कि उनके देश में ग्रोथ हो, बट सिर्फ टारगेट ग्रोथ का नहीं है, टारगेट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का। कि जिस प्रकार के ग्लोबल रिस्क देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, राइट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हर एक इकोनॉमी यहाँ पर सेट कर रही है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनके देशों में हो, भैया वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए, या उसके बियॉन्ड जो भी प्रोसेसेस, जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप है, वहाँ वो अपने जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल मैनर में करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमारे सामने आता है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी कहता है कि आप भैया एक प्रोडक्ट को फर्स्ट हैंड यूजेबिलिटी के बियॉन्ड भी यूज़ कीजिए, उसको रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए, उसको रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए। वहीं अगर हम लीनियर इकोनॉमी की बात करें तो भैया उसमें सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, एक बार प्रोडक्ट हाथ में आया, उसको यूज़ किया और उसके बाद वो वेस्टेज में चला गया। तो ऐसी वेस्टेज की मात्रा भी वहाँ पर बढ़ती जाएगी, जिसका अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर। तो ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी में एक ऐसा पर्टिकुलर कमोडिटी, एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, एंड इट इज एल्यूमिनियम। कि इंपॉर्टेंस इस तरीके से है कि भैया एडवांस्ड इकोनॉमीज ने इस पर्टिकुलर मेटल को एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट माना जा रहा है कि भैया ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, और ये पर्टिकुलर मेटल जिस तरीके की एप्लीकेशंस यहां पर होल्ड करके बैठा है डिफरेंट सेक्टर्स में, खासकर सनराइज सेक्टर्स में, तो इसकी प्रोडक्शन को एनहांस करने के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। तो यूएस है, चाइना ने तो इस चीज को एक्सेप्ट किया ही है, बट उसके बियॉन्ड यूरोप द्वारा भी ये स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे हैं कि भैया इंपॉर्टेंट मेटल है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो प्रोटेक्ट करना ही है, एज वेल एज ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इसकी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो उस प्रकार से प्रोडक्शन पैरामीटर्स ऐसे एनहांस करने ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर लिया जा सके। बट बार बार जब फोकस रखा जाता है कि भैया सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तो वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है 6R का, 6R फिलॉसफी। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया था, राइट, एक इंटरनेशनल मीटिंग में। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि भैया हमें सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनने की आवश्यकता है, ताकि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकें एंड फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ छोड़ें, राइट। तो 6R फिलॉसफी क्या कहती है कि भैया आप प्रोडक्ट को रीयूज़ कीजिए, उसके बियॉन्ड उसको रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए, उसकी वेस्टेज को रिड्यूस कीजिए, उसे रीडिज़ाइन किया जा सकता है तो उसके ऊपर काम किया जाए, राइट, उसकी किसी और आइटम से रिकवरी की जा सकती है तो वो यहाँ पर की जाए, एंड सबसे क्रूशियल कि रीमैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा सके, राइट। तो कहीं ना कहीं अब इस प्रकार की इंडस्ट्रीज भी ग्रो होती हुई देखने को मिल रही हैं कि बहुत सारी, जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ये करंटली ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं ना, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, कि भैया ये प्लास्टिक वेस्ट से आपकी टी शर्ट बनाई जा रही है, प्लास्टिक वेस्ट से आपके शू का सोल यहाँ पर तैयार किया गया है, प्लास्टिक वेस्ट से कोई और इस प्रकार का अपैरल तैयार किया गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज भी इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पिवट कर रही हैं कि हाँ, लोगों के अमंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो क्यों ना हम भी इन्हीं प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आएँ। एंड वही सिस्टम कंपनीज द्वारा भी अडॉप्ट किया जा रहा है कि भैया ESG नॉर्म्स वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं, राइट। बट अगर इंडिया कंटेक्स्ट में देखें कि इंडिया क्या एल्यूमिनियम के ऊपर काम कर रहा है, इंडिया में किस प्रकार का इस पर्टिकुलर सेक्टर की सिग्निफिकेंस देखने को मिल रही है, तो वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। बहुत अच्छी बात है, राइट, अच्छा सुनने में लग रहा है। एंड उसी तरीके से सिंस इस प्रोडक्ट की डिमांड डिफरेंट सेक्टर्स में है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन में है हम कि उस प्रकार से इस डिमांड को पूरा करते हुए हम यहाँ पर नई इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया के पास क्या है कि बॉक्साइट जहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी अबेंडेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, बट लिमिटेड की प्लेयर्स है, नाल्को, हिंडाल्को, बाल्को और वेदांता जैसे लिमिटेड की प्लेयर्स है। वेदांता तो भैया बहुत रैपिडली एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के ऊपर एक्सपैंड कर रहा है कि भैया उनका टारगेट रखा गया है कि भैया इस प्रकार से हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन को ईजिली पूरा कर सकें एंड डाउन द लाइन जाते हुए एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकें। एंड कुछ तो आपकी इंटीग्रेटेड यहाँ पर ऑपरेशंस भी हैं कि जहाँ पर आपका बॉक्साइट एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके का रहता है
बेसिकली बॉक्साइट से हम एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिना की रिफाइनिंग करके एल्यूमिनियम यहाँ पर आता है और उसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है, शीट की फॉर्म में, प्लेट की फॉर्म में, रॉड, बार्स, पिगमेंट्स, पाउडर्स, राइट। तो डिफरेंट तरीके से इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड उसी तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज, चाहे वो एरोस्पेस हो, वहाँ से लेते हुए आपकी फॉइल या पैकेजिंग हो, सभी जगह एल्यूमिनियम का यूसेज घरों तक यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड फर्दर उसकी रिसाइकलिंग करते हुए उसको फर्दर सेकेंडरी प्रोडक्शन में भी यहाँ पर उतारा जाता है। बट इसके बियॉन्ड अगर देखा जाए कि करंटली ऐसे कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन को इतना एनहांस कर रहे हैं, जो एक मेजर डिमांड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो भैया एल्यूमिनियम करंटली इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए अगर वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग में बहुत ईजी है, राइट। बट उसके बियॉन्ड जो इसकी यूजिबिलिटी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा उस प्रकार के कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स को अचीव करने में, जो कि 2070 के भी हमने यहाँ पर इंडिया ने सेट किए हैं। कि उसके बियॉन्ड अगर हम देखें कि भैया एल्यूमिनियम सभी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देगा, प्रोड्यूसर्स को भी यहाँ पर बेनिफिट देगा, जो उसकी प्रोसेसर्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट देगा, रिसाइकलर्स को यहाँ पर बेनिफिट देगा। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर हम एल्यूमिनियम को रिसाइकिल कर रहे हैं तो भैया कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो प्रोड्यूसर वाली या माइनिंग वाली कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं, उनका नुकसान होगा। नहीं, वो खुद को पिवट कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। अपने नए ऑपरेशंस वहां पर रिसाइकलिंग एज वेल एज रीयूसेज के निकाल सकते हैं। और वो क्रूशियल भी है, क्योंकि जिस प्रकार का ट्रेंड अभी करंटली देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बार बार कह रहा है क्लाइमेट चेंज इज अ रियल कंसर्न, हमें अपने कार्बन एमिशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। तो उस केस में हमें ऐसे ही मेटल्स की आवश्यकता है जो कि हमें इस प्रकार से हेल्प कर सकें, उस प्रकार से एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। तो वहीं एल्यूमिनियम की अगर मैं यूसेज की बात करूं तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट पावर ट्रांसमिशन मशीनरी, कि जो आपकी हैवी मशीनरीज, जो कैपिटल गुड्स तैयार किए जा रहे हैं, मशीन्स तैयार की जा रही हैं, एल्यूमिनियम वहाँ पर यूज़ हो रहा है, राइट। एंड बियॉन्ड दैट अगर किसी भी इंडस्ट्री को कहीं पर भी रन करना है, कहीं पर भी अपने ऑपरेशंस रन करने हैं, तो रॉ मटेरियल के अलावा एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ पावर। बिजली के बिना कैसे चलेगा भैया काम, राइट। तो पावर ट्रांसमिशन में आपका एल्यूमिनियम का यूसेज देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल्स कि कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स में आपका एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है, राइट। आजकल बहुत सारे आपके ऐसे मॉड्यूलर किचन्स के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर एल्यूमिनियम का यूसेज देखने को मिल रहा है। उसके बियॉन्ड अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करें तो भैया डिमांड तो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि भैया उनके हाथ में गाड़ी हो। ऑल्दो ग्लोबल ट्रेंड्स कहीं ना कहीं स्लो डाउन भी वहाँ पर दिखाते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि चलो गाड़ियाँ बिक रही हैं वहाँ पर, राइट, कि डिमांड तो वहाँ पर है ही। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एल्यूमिनियम का यूसेज देखने को मिलता है। और बहुत ही अगर घरेलू प्रोडक्ट्स की बात किया जाए तो उसके इसमें भैया घरों में जिसमें आप रोटियां रैप कर रहे हो, एल्यूमिनियम फॉइल में वहाँ पर रैप कर रहे हो, राइट। आपके कैंस वहाँ पर एल्यूमिनियम के यूज़ किए जाते हैं। उसके बियॉन्ड आपके टिफिन, लंच बॉक्सेस, ये सभी चीज़ें एल्यूमिनियम की वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो तीनों के तीनों जो आपके ये सेक्टर्स हैं एक मेजर डिमांड यहाँ पर क्रिएट करते हैं। बट इसके बियॉन्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वहां से एक मेजर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है एल्यूमिनियम की। कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, जो आपके वो मॉड्यूल्स वहां पर तैयार की जाते हैं, तो मॉड्यूल्स की जो केसिंग्स है भैया वो एल्यूमिनियम की देखने को मिलती हैं। जितने भी आपके सोलर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं वहां पर एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, राइट। क्योंकि एप्लीकेशन उतनी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं डिमांड वहां पर बढ़ेगी, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक मेजर एडवांटेज रहेगा उस डिमांड को कैप्चर करना, उतनी सप्लाई यहां पर बढ़ाना और अच्छे प्रॉफिट्स भी यहां पर कमाना। एंड डेफिनेटली जब ऐसे इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करती हैं तो उनके मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, वहीं और डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्रिएट होगी, नई सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। सो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के यूसेज की वजह से एक मेजर मल्टीप्लायर इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हम अगर इस अपॉर्चुनिटी को टैप करें तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में, दैट टू सस्टेनेबल इन नेचर। तो क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? अगर फैक्ट देखें तो भैया सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया। तो क्या इंडिया के लिए ये चीज़ ईजी है इस बढ़ती हुई डिमांड को टैप करना? तो कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स भी हैं, थोड़ा मुश्किल भी है। मुश्किल क्या है कि अभी भी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, राइट, उस डोमेस्टिक डिमांड का 55% हमारे द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। कि डिस्पाइट हैविंग सच अ सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक कैपेसिटी फिर भी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं। अब आपको जान के थोड़ी सी हैरानी भी हो सकती है, या हो सकता है आपको पहले से भी पता हो कि जो इंपोर्ट होता है ना एल्यूमिनियम, वो स्क्रैप्स का होता है। रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम यहां पर इंपोर्ट हो रहा है, राइट। ऑल्दो इट इज गुड,
राइट। बट अगर हमें कोई अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करनी है, उसकी एक्सपेंशन की बात करनी है, तो इस प्रकार का लो क्वालिटी एल्यूमिनियम हम अपने कंस्ट्रक्शन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं होने दे सकते, राइट, या उसके बियॉन्ड भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज होने नहीं दे सकते। हाँ, कंज्यूमर गुड्स के केस में आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वायबिलिटी उतनी है, कोई मेजर थ्रेट नहीं है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सभी इंडस्ट्री के लीडर्स यहां पर क्या चाहते हैं कि भैया उस प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटीज यहां पर लगाई जाए, राइट। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा अपनी प्रोडक्शन करने का, या बियॉन्ड दैट अगर वो एक्सपेंशन भी करना चाहेगा तो किस पर्सपेक्टिव से करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्टेड सामान यूज हो रहा है भाई, तो उस केस में वो कैसे एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो भैया उसकी वजह से नया एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, राइट। तो अगर उस प्रकार का एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, तो उस केस में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर नेसेसरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज जैसे या काउंटर व्हीलिंग मेजर्स जैसे, तो वो भी यहां पर लेने आवश्यक हैं और लेने भी चाहिए। बट इस पूरी प्रोसेस में रिसेंटली एक मेजर चेंज आया। चेंज कैसे आया? ग्लोबल सप्लाई का चेंज। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया सेकंड नंबर पे यहां पर आता है, बट फर्स्ट पे कौन है? चाइना। आप शेयर से समझ जाएंगे कितना सिग्निफिकेंट पोर्शन चाइना द्वारा कैप्चर किया गया है ऑफ द ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, राइट। एंड चाइना उस तरीके से एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया बीइंग वन ऑफ दोज इंपोर्टेड कंट्रीज, राइट। बट यहां पर चाइना ने एक मेजर डिसीजन चेंज लिया लास्ट ईयर। उन्होंने कहा कि जो हम यहां पर टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते थे एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स के केस में, अब वो टैक्स इंसेंटिव्स खत्म किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी देश ऐसा स्टेप लेता है जिसके चलते उनके एक्सपोर्ट को जो बेनिफिट मिलता था, उनके एक्सपोर्टर्स को जो इंसेंटिव मिलता था, यदि वो खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है उनका जो प्रोडक्ट है अब वो महंगा हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो अपनी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर देगा। एट द सेम टाइम चाइना यहां पर एक मेजर पिवट भी कर रहा है कि भैया हम लीडर हैं तो कहां ही हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा बिकेगा, राइट, नहीं है जरूरत हमें टैक्स इंसेंटिव्स देने की। बट कहीं ना कहीं एक मेजर गैप तो यहां पर क्रिएट होगा ही होगा कि उस प्रकार से जो इनकी प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी या प्रोडक्ट की वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगी, तो उस केस में सेकेंड ऑप्शन किसके पास है? सेकेंड ऑप्शन यहां पर इंडिया के पास है कि इस गैप को फिल किया जा सके, इस बढ़ती हुई डिमांड को असेस करते हुए अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी को यहां पर एनहांस किया जाए, ताकि हम एल्यूमिनियम के सेक्टर में डोमेस्टिक डिमांड तो पूरा करें ही, बट उसके बियॉन्ड हम एक्सपोर्ट सप्लाई चेन में भी यहां पर एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर का रोल निभा सकें, क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएंगी, राइट। पहले भी जब जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने फॉलो की थी तो सभी मेजर कंपनीज ने क्या बोला कि भैया China + 1 पॉलिसी हम रखते हैं कि चाइना में तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग रहेगी बट उसके बियॉन्ड किसी और देश में रखते हैं। तो उस केस में क्या हुआ? इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बांग्लादेश, फिलीपींस या वियतनाम ऐसे देशों ने उस चीज को कैप्चर किया और वहां पर उन देशों में उस प्रकार के प्रोडक्शन सेंटर्स वहां पर एस्टैब्लिश किया गया इन कंपनी द्वारा। तो जो मिसिंग अपॉर्चुनिटीज का जो सबक हमने सीख लिया है, तो अब इस केस में हमें उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसे अमल में लाना चाहिए कि जी हाँ, हम रेडी हैं उस प्रकार से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इस गैप, इस मेजर पॉलिसी चेंज की वजह से जो यहाँ पर गैप आएगा उसको हम फुलफिल कर सके। एट द सेम टाइम हम इंश्योर कर सकें कि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई चेन भी रेजिलियंट रहे। बिकॉज कल को कोई भी अगर चेंज आता है, राइट, सप्लाई में, तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। और अभी भी प्राइसेस में इंक्रीज ही है ग्लोबल अगर लेवल पे देखा जाए। ऑलरेडी डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है एल्यूमिनियम की, कि प्राइसेस बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ना उस बढ़ती हुई डिमांड को कैप्चर करने का एक अच्छा मौका यहां पर लिया जाए कि ऑलरेडी अगर हमारे पास अबंडेंट बॉक्साइट अवेलेबल है तो क्यों ना यहां पर एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग कैपेसिटीज एनहांस की जा सके। खासकर जो 4 प्लेयर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके बियॉन्ड यहां पर नए प्लेयर्स को यहां पर लाया जा सके, या इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए यहां पर इंसेंटिवाइजिंग बनाया जा सके, ताकि वो इंडिया में आके इस प्रकार के ऑपरेशंस कंडक्ट करें, इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को यहां पर एनहांस करें और इस बढ़ती हुई डिमांड को कैप्चर किया जा सके, राइट। तो कहीं ना कहीं एक मेजर
अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने एक मेजर मेटल के केस में, और ना ही ये स्टील है, ना ही ये गोल्ड है, ये एल्यूमिनियम है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ईवी सेगमेंट की बात कर लें कि भैया आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में एल्यूमिनियम का यूसेज वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सभी सनराइज सेक्टर्स हैं, सभी की ग्रोथ अभी आनी है, तो क्यों ना उन सभी सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए जो असेंशियल रिसोर्सेज हैं, असेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी सप्लाई पहले से एनहांस करके रखी जा सके, ताकि आने वाले समय में हमें अपनी सप्लाई चेन की रेजिलियंस के ऊपर सवाल ना उठाया जा सके, एंड एट द सेम टाइम हम ग्लोबल लीडरशिप में यहाँ पर आ सके एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में। तो अब देखते हैं किस प्रकार से भारत इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करता है, एंड कैसे इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर कैटलिस्ट देख सकते हैं। So that will be all. All the very best. Have a good product. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।